नमस्कार बच्चों, आईसीटी सैटेलाइट क्लासेस में स्वागत है आपका। हमारा अध्याय 2 चल रहा था, पदार्थ की संरचना एवं अणु। इसमें हमने पदार्थ की संरचना पढ़ ली थी और पदार्थ क्या है, अणु, परमाणु, मिश्रण, सारी चीजें कर ली थी। और इसके बाद हमने किया था परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक रासायनिक परिवर्तन कर लिए और द्रव्य की अवस्थाएं, जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो भी कर ली। द्रव्य की अवस्थाएं, तुमने 5 अवस्थाएं पढ़ी। मुख्य अवस्था 3 थी, ठोस, द्रव और गैस। आज हम पढ़ेंगे द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन। क्या ठोस को द्रव में बदल सकते हैं? क्या द्रव को गैस में बदल सकते हैं? इसके बारे में स्टडी करेंगे आज। तो देखिए, इसके लिए आपको मैं एक पीपीटी दिखाता हूं। पीपीटी देखिए आप। पीपीटी आपके सामने आएगी अभी। ठोस में जो होगा, अणु बिल्कुल पास पास होंगे, द्रव में थोड़ा दूर और गैस में और दूर। गैस में और दूर। तो अवस्था परिवर्तन के लिए आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। स्क्रीन पर आ रहा है द्रव्य में अवस्था परिवर्तन। देखिए, क्या द्रव्य में अवस्था परिवर्तन हो सकता है? तो इसका जवाब है द्रव्य में अवस्था परिवर्तन हो सकता है। हम द्रव्य को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। देखिए, द्रव्य में अवस्था परिवर्तन होता है तो उसके कणों की स्थिति, हमने पढ़ा है ठोस के कण पास पास होते हैं और द्रव के कण थोड़ा दूर और गैस के कण और ज्यादा दूर। तो उनके कणों की स्थिति, कणों के मध्य की दूरी और कणों की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। कणों की ऊर्जा में परिवर्तन होगा। भाई, ठोस के कण जो कंपन करेंगे उनकी आवृत्ति बहुत कम होगी, लेकिन द्रव के कण की आवृत्ति ज्यादा होगी, थोड़ा दूर दूर तक वो कंपन करेंगे। इसके बाद अवस्था परिवर्तन किन किन कारणों से हो सकता है? तो आपके लिखा हुआ है, अवस्था परिवर्तन 2 प्रभावों से हो सकता है। पहला है तापमान का प्रभाव और दूसरा है दाब का प्रभाव। तो आप लिखते जाएं साथ ही साथ। अवस्था परिवर्तन 2 प्रभावों से, तापमान का और दाब। पहले हम देखेंगे तापमान के प्रभाव से अवस्था परिवर्तन किस प्रकार होता है। देखिए, तापमान का प्रभाव, जब ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर जो द्रव्य के कण हैं, द्रव्य के कणों को ऊर्जा मिलेगी, ताप ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा मिलेगी उनको। और उनको ऊष्मीय ऊर्जा जब वो ग्रहण करेंगे तो कणों की ऊर्जा बढ़ जाएगी। कणों की कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी? गतिज ऊर्जा। कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे वो तेजी से रैंडमली इधर उधर जिगजैग गति करने लग जाएंगे। जब कण जिगजैग गति कर रहा है, रैंडम गति कर रहा है, तो वो अपना नियत स्थान छोड़ देंगे। कण जब रैंडम गति कर रहा है तो अपना नियत स्थान छोड़ करके अधिक स्वतंत्र गति करने लगते हैं। अधिक स्वतंत्रता से गति करेगा। ठोस को ताप देने पर उसके कण अधिक तेजी से कंपन करने लगेंगे। ठोस के कण बंधे हुए हैं, मजबूतली बंधे हुए हैं, तो ठोस को ताप देंगे तो उसके कणों का जो कंपन है वो कंपन भी बढ़ जाएगा। अगला है, दी गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण को तोड़ देती है, जिससे कण स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। जब कण स्वतंत्र रूप से गति करने लगेगा तो वहां रैंडमली गति होगी। और रैंडमली गति सबसे बड़ा कारण क्या हो रहा है? उनको ऊर्जा मिल रही है, उस ऊर्जा के कारण उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, मतलब उनकी गति बढ़ रही है, रैंडमली गति बढ़ रही है। और इस गति के बढ़ने के कारण वो अपना एक निश्चित स्थान है, क्रिस्टल के अंदर कणों का जो द्रव्य है उसके अंदर कणों का एक निश्चित स्थान बना हुआ है, उस स्थान को छोड़ करके वो गति कर रहे हैं। तो तापमान का प्रभाव आप नोट कर लें। 5 लाइनें हैं, फटाफट लिख लें। आप अपनी लिखने की थोड़ी स्पीड भी बढ़ाएं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं। थोड़ा सा आप बढ़ा दें, थोड़ा सा मैं कम कर दूंगा तो वो बराबर आ जाएगा।
लिख लिया। चलिए आगे देखिए। आगे अब हम परिभाषाओं पे आते हैं कि तापमान तो हमने बढ़ाया, लेकिन उस तापमान के बढ़ाने से क्या हुआ। जब हमने तापमान बढ़ाया तो तापमान के बढ़ाने से क्या हो रहा है, तो उसके लिए पहली परिभाषा है हमारी गलनांक। सबसे पहले गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, एमपी। अगर इसको शॉर्ट में इंग्लिश में लिखूं मैं तो एमपी मेल्टिंग पॉइंट। ज्यादातर एमपी बीपी के नाम से हम लिखते हैं इनको, एमपी मेल्टिंग पॉइंट, बीपी बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक क्या होगा, देखिए मैंने बर्फ ले ली। बर्फ की अवस्था कैसी होती है, भौतिक अवस्था ठोस। ठोस होता है बर्फ, भौतिक अवस्था है। और इसको मैंने क्या किया, हल्का सा ताप दिया, 0 डिग्री पर पिघल पानी के अंदर बदल जाएगी। बर्फ को मैं ताप दूंगा, ताप देते ही वो पानी में बदलने लग जाएगी। और पानी क्या है, पानी की भौतिक अवस्था द्रव, सभी जानते हैं हम। वह ताप, अब देखिए परिभाषा बनाएंगे, इसी से परिभाषा बन जाएगी। इससे परिभाषा बन जाएगी, वह ताप जिस ताप पर कोई भी ठोस पिघलकर क्या बन जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। वह ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाए या द्रव बन जाए, उसे क्या कहते हैं हम, गलनांक। आप परिभाषा नोट कीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ रही है, देखिए गलनांक, वह ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। उदाहरण लिख दिया है, बर्फ, पानी। और इसमें एक लाइन लिख रही नीचे, बर्फ का गलनांक 273.16 273.16 केल्विन होता है। अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड में लिखेंगे तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है ऐसा। अब देखिए इधर, यहां मैंने लिखा 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन। बर्फ इस केल्विन ताप पर पानी में परिवर्तित हो जाती है। बर्फ का मान इस पर पानी परिवर्तित हो रहा है, तो इसमें क्या है, बच्चों अभी थोड़ा सा एक ब्रेक आ गया था, टेक्निकल इश्यू था, कोई प्रसारण में तकनीकी खराबी थी, उसकी वजह से। देखिए अब बर्फ और पानी 273.16 केल्विन, देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर ही है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। देखिए बर्फ
बर्फ बदल रहा है, बर्फ बदल रही है पानी के अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसी ताप पर पानी बदलता है बर्फ में। यहां पर ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया चलती है, बर्फ पानी बदलेगा और पानी बर्फ में बदल जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट होती है ये। दोनों काम बराबर चलते रहेंगे अगर 0 पर रखा हुआ है तो। अगर हमने इसको थोड़ा सा 0 से थोड़ा सा कम किया, थोड़ा सा माइनस में लेके गए, तो इधर वाली जो अभिक्रिया है वो बढ़ जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी। और अगर थोड़ा सा हमने 0 से ऊपर किया, प्लस में किया इसको, तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी। इस तरह से ये अवस्था परिवर्तन यहां पर होता है। तो आपने लिखा। इसके बाद देखिए अगली परिभाषा है अपनी, गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा, देखिए जब कोई पदार्थ, जब कोई ठोस गलता है तो थोड़ी सी ऊष्मा वो लेता है, वो ग्रहण करता है, वो कहलाती है गुप्त ऊष्मा उसकी। तो परिभाषा क्या होगी, एक वायुमंडलीय दाब पर, परिभाषा है एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, जो ठोस है वो 1 किलोग्राम है, ठोस की मात्रा 1 किलोग्राम है, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, यहां ये चीज ध्यान रखने की है कि उसके गलनांक पर ही करेंगे। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री है, 273.16 केल्विन है, तो हम उसी पर ही, उसी ताप पर रखेंगे उसको। द्रव एक उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ये परिभाषा भी आप लिख लें, पूछी जा सकती है आपसे। क्लियर। अब देखिए गलनांक के लिए आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं, उसमें आपको क्लियर पता लग जाएगा कि गलना, जो कोई भी पदार्थ होता है वो कैसे पिघलता है। इस वीडियो में कोई इंग्लिश में लिखा हुआ है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आप तो देखिए कोई पदार्थ पिघलता है तो कैसे, ये देखिए आपको अपनी स्क्रीन पर एक पदार्थ दिखा हुआ है और वो उसके कण दिख रहे हैं। वो कण धीरे 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 कंपन कर रहे हैं। देखिए मैं ताप बढ़ाता हूं, एनर्जी का इधर देखो आपको दिख रहा है, यहां ये माउस का पॉइंटर चल रहा है, एनर्जी बढ़ाता हूं मैं इसको, तो देखना इनकी कंपन गति बढ़ती जाएगी, बढ़ रही है। मैं ताप और बढ़ा रहा हूं, देखो और बढ़ गई। जैसे ही मैंने ताप और बढ़ाया और तेज हो गया, और जब मैं इसको हाई पे लेके जाऊंगा, देखिए कितना तेजी से कंपन कर रहे हैं ये। तो जब किसी द्रव्य को ताप दिया जाएगा, द्रव्य को ताप देने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वो तेजी से कंपन करेंगे। तो ये तो ताप का कारण हो गया कि ताप से क्या इफेक्ट आ रहा है। अगला देखिए कोई वस्तु हम पिघला रहे हैं, मैं बर्फ का ही ले रहा हूं, बर्फ का देखिए, ये बर्फ के अणु आपको इसमें दिख रहा है, H2O होता है बर्फ का अणु भी H2 ही है, बीच में ऑक्सीजन है और साइडों में 2 हाइड्रोजन के परमाणु आपको दिख रहे हैं। देखिए अभी तो टेम्परेचर कम है तो यहां गति बहुत धीरे धीरे है। आगे देखिए, देखिए आइस, बर्फ यहां पिघलती हुई दिखेगी आपको, पूरा आ गया। ये देखिए बर्फ है, पिघल रही है। ये उसके अणु आपको दिख रहे हैं। तो इस तरह से हम बर्फ का पिघलना देख सकते हैं। और देखो मोम का पिघलना देखो आप, मोम कैसे पिघलेगा। ये मोम का अणु है एक, इस मोम के अणु देखिए, अब पूरा अणु दिख रहा है, बहुत धीरे 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 यहां पर कंपन हो रहा है। तो इसमें जैसे ही हम यहां से इसको ऑन किया, मैंने ऑन कर दिया, ऑन करते देखिए पिघल रहा है इसके अंदर। अब धीरे 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 ये पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो ये मेल्टिंग है। ये है मेल्टिंग। मेल्टिंग आपने देखी,
मेल्टिंग के बाद अगला आएगा अपना क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बीपी, चलो इसको पूरा लिख देता हूं कि ब्लड प्रेशर भी होता है। बीपी, देखिए हमने ठोस को तो द्रव में परिवर्तित कर लिया क्वथनांक के द्वारा। अब इस द्रव को आगे भी बदल सकते हैं क्या तीसरी अवस्था में? तो तीसरी अवस्था होती है गैस। अगर इस द्रव को मुझे बदलना है गैस के अंदर, परिभाषा क्या हो जाएगी? देखिए, वह ताप जिस पर द्रव गैस में बदलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। सिंपल परिभाषा, वह ताप, यहां पर ताप होगा, कोई तापमान होगा, लिखेंगे कैसे? वह ताप, यहां से परिभाषा, इससे बस एक छोटी सी लाइन है, इसी से आप परिभाषा बना सकते हैं। वह ताप जिस पर कोई द्रव गैस में बदलने लग जाए, क्या बोलते हैं उसको? क्वथनांक। देखिए, क्वथनांक की एक परिभाषा और है, एक उच्च स्तर की परिभाषा है थोड़ी सी, आप उसको सुन लें, आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी तो आप वहां से नोट भी कर सकते हैं। देखिए, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब, कोई द्रव है उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए, तो क्या कहलाएगा? क्वथनांक। तो पहले आप पहली वाली प्रश्न लिख ले क्वथनांक की, वह ताप जिस पर द्रव गैस में बदलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। उदाहरण लिखा हुआ है, पानी द्रव है और वो बदल गया वाष्प में, तो हम उसको या दूसरी परिभाषा भी आप नोट कर लें, चलिए आगे देखिए। इसी के अंदर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, बिल्कुल पहले की तरह ही वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी? देखिए, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये भी आप लिख लें। है, इनको आप लिख लें और याद कर लें। चलिए इधर देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं क्वथनांक। क्वथनांक पानी किसमें बदल रहा है? वाष्प के अंदर। ये कितने डिग्री पे बदलेगा? अगर डिग्री सेंटीग्रेड में लिखूं मैं इसको तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी ताप के मात्रक है, केल्विन में लिखा तो 373.16 केल्विन। ठीक है, इस ताप पर पानी किसमें बदल जाएगा? वाष्प के अंदर। और यहां पर भी वो ट्रांजिशन स्टेट रहती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इधर से वाष्प थोड़ी थोड़ी ठंडी होकर भी पानी में बदलती हुई रहेगी। गलनांक, क्वथनांक। क्वथनांक के लिए आप फिर एक वीडियो देखें,
देखिए वाटर का ही करते हैं हम। देखिए पानी, एक बर्तन में पानी रखा हुआ आपको दिख रहा है और उसको गर्म कर रहे हैं। लिखा हुआ नीचे ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। अब आप इधर जो एक उस माइक्रोस्कोप में जो अपना वो होता है लेंस, उसमें दिखाया हुआ है आपको। देखिए नीचे जो कण है वो जमे हुए हैं बिल्कुल। अब वहां से एक एक कण उठ रहा है, एक एक कण उठ के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये ताप के बढ़ने के कारण, यह ताप बढ़ रहा है। तो ताप के बढ़ते बढ़ते एक एक कण यहां से देखो, यहां से एक एक कण हट रहा है और ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये है बॉइलिंग। और आगे देखिए इसको, ये देखो यहां क्लियर दिख रहा है कैसे कण ऊपर उठ उठ के जा रहे हैं तापमान ग्रहण करते करते। अब वहां एक साथ कण थे, अब ये एक एक कण दिखाया हुआ है। जल का एक अणु है। इस तरह से ये है आपके बॉइलिंग का। इसके बाद देखेंगे हम, ये हमारे कुछ गुण थे। इसके बाद आएगा पदार्थ का शुद्धिकरण। देखिए पदार्थ तो जो हमें प्रकृति में मिल रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, तो उनका शुद्धिकरण करेंगे। या फिर हमें जो आवश्यक, जिन पदार्थों की आवश्यकता है उन पदार्थों का हम क्या करेंगे, शुद्धिकरण। पदार्थों का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण में क्या होगा कि कुछ अशुद्धियां होंगी उसके अंदर, उन अशुद्धियों को निकालेंगे हम। तो शुद्धिकरण के लिए सबसे देखिए, जो प्रकृति में जो पदार्थ मिल रहे हैं अधिकांशतः अशुद्ध हैं, उन अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो शुद्ध करने के लिए कुछ विधियां हम काम में लेते हैं, उन विधियों का हम अध्ययन करेंगे, उनकी परिभाषाएं पढ़नी है। सिंपल सिंपल, ज्यादा कोई खास उसके अंदर है नहीं। देखिए सबसे पहले है निश्चंदन। निश्चंदन, फिल्ट्रेशन। फिल्टर करना, नाम से पढ़ा है फिल्टर करना, या मैं इसको साधारण भाषा में कहूं तो छानना। साधारण भाषा में मैं छानना इसको कह सकता हूं। देखो निश्चंदन में क्या होगा, इसमें ऐसे पदार्थों को शुद्धिकरण किया जाएगा जो मिश्रण कैसा होगा, बिस्मांगी। मिश्रण जब पढ़ाया था मैंने तब कि बिस्मांगी मिश्रण क्या होते हैं। बिस्मांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिसमें जो उसके घटक हैं उन घटकों की भौतिक अवस्था कैसी हो, अलग अलग। अब दो बिस्मांगी, दो उसके अंदर घटक हैं और दोनों कैसे हैं, बिस्मांगी। मान लो मैंने उदाहरण ले लिया जल, और जल में अघुलनशील मिट्टी। जल है और उसके अंदर मिट्टी के कण है। तो जल और मिट्टी के कण को मुझे पृथक करना है। तो पृथक करने के लिए सिंपल सा तरीका, एक हम फनल ले लें। फनल ले लिया मैंने, इस फनल के अंदर यहां फिल्टर पेपर लगा दिया। फिल्टर पेपर लगाने के बाद नीचे बीकर रखा और ऊपर से मैंने लिक्विड को, जो हमारे पास मिश्रण है, उस मिश्रण को, बिस्मांगी मिश्रण को मैंने ऊपर से डाला। जब मैं बिस्मांगी मिश्रण को ऊपर से डालूंगा तो क्या होगा कि जो अघुलनशील अशुद्धि, मिट्टी के कण और पानी है, पानी कहां आ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, देखिए लिखने का, लिखना भी हमारे लिए जरूरी है लेकिन समझने पर ज्यादा ध्यान दें। मैं थोड़ा स्लो कर दिया है मैंने, समझने पर ध्यान दें। आप लिख भी लें। देखिए निश्चंदन क्या है, ऐसे ऐसा मिश्रण जिसमें दो बिस्मांगी घटक हों, उन्हें निश्चंदन द्वारा
पृथक किया जा सकता है। नोट करें आप। इसमें क्या होगा, एक तो द्रव एवं दूसरा क्या है, ठोस। द्रव एवं ठोस दोनों को अलग किया जाता है। उस मिश्रण में दो चीजें विस्मांगी में, दो घटक हैं, एक द्रव है और एक ठोस है, तो उन दोनों को निस्यंदन के द्वारा अलग कर सकते हैं। देखो ये करते कैसे हैं, इसका प्रयोग क्या है वो आप देखिए, एक बार आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये देखिए। ये हमने एक फनल लिया, फनल लिखा हुआ है, फनल, ये लिखा हुआ फनल। फनल के अंदर हमने एक फिल्टर पेपर लगा दिया, ये फिल्टर पेपर दिख रहा है आपको, और इसको एपरेटस को, उपकरण को इस स्टैंड के द्वारा यहां पर सेट कर दिया। नीचे एक फ्लास्क लगा दिया हमने, और इस बीकर के अंदर हमने मड़ी वाटर, मड़ी का वाटर का मतलब होता है गंदा पानी, मिट्टी घुला हुआ पानी, इसके अंदर मिट्टी मिली हुई है पानी के अंदर, वो हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पानी को इस फनल के अंदर डालेंगे। तो देखिए क्या होगा, पानी को डाल दिया, धीरे 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 पानी उससे छनता जाएगा, छन के पानी आता जाएगा, और नीचे इस बीकर के, इस फ्लास्क के अंदर शुद्ध पानी आ रहा है, छना हुआ पानी देखिए आता जा रहा है। और ऊपर देखिए इसके अंदर ये आपको यहां पर मिट्टी दिख रही है। तो हो गया निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। सिंपल प्रोसेस है। हम घर में भी अगर फिल्टर पेपर, 2-3 फिल्टर पेपर लगा के पानी को छाने, तो वहां पर भी हम इस प्रयोग को करके देख सकते हैं। आगे आएगा अपना अगला प्रोसेस है ऊर्ध्वपातन। निस्यंदन के बाद आएगा ऊर्ध्वपातन। देखिए बहुत ही अच्छा प्रोसेस है ऊर्ध्वपातन। सबसे पहले समझें ऊर्ध्वपातन होता क्या है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने अवस्था परिवर्तन पढ़ा था, और उस अवस्था परिवर्तन में हमने पढ़ा कि कोई द्रव गैस में बदलता है, और ठोस ताप बढ़ाने पर किसमें बदलता है, द्रव में। ठोस ताप बढ़ाने पर द्रव में बदला, और द्रव ताप बढ़ाने पर गैस में बदली। यह प्रोसेस चलेगा, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। इसको बोलते हैं गलन, और इसको बोलते हैं वाष्पन जल के लिए। अभी हमने पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग, और यहां पर बॉइलिंग। देखिए अब यदि कोई ठोस है, क्या है, ठोस, ध्यान से देखिए, कोई ठोस है, वो बिना द्रव में बदले, द्रव में तो बदले नहीं, और सीधा किसमें बदल जाए, गैस में बदल जाए, ताप ग्रहण करके। कोई ठोस बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदल जाए, तो इसे क्या बोलते हैं हम, ऊर्ध्वपातन। अब बात आती है लिखने की। अगर आप इतना लिख लेते हो, इतना लिखने के बाद आप आराम से परिभाषा लिख सकते हो, अगर आपकी बात समझ में आ गई तो। इसको लिख लें आप इतना सा बस। अब लिखते इसकी परिभाषा। देखिए आपसे परिभाषा अपने आप आ जाएगी। जब कोई ठोस आगे बताइए, जब कोई ठोस गर्म करने पर
जब कोई ठोस गर्म करने पर बिना द्रव में बदले। सीधा गैस में बदल जाता है। तो यह क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। बताइए, अगर हमें ये चीज समझ में आ गई तो क्या इसको रटने की आवश्यकता है? नहीं, हम इसको बिना रटे भी हम इसको समझ के परिभाषा लिख सकते हैं। तो समझने पर ज्यादा ध्यान रखें आप। लिखें इसको। लिख लिया। अब देखिए इसका एक वीडियो देखिए कैसे होता है। देखिए आपको एक ठोस दिख रहा है। इस ठोस में कण, इधर देखिए जहां पर लेंस दिखा हुआ है, लेंस में देखिए आप, यहां से देखिए कण धीरे धीरे उड़ेंगे। धीरे धीरे कण सीधे वाष्प में बदल रहे हैं। अब देखिए आयोडीन ले लिया हमने, ठोस आयोडीन है, ये ठोस आयोडीन है। इस आयोडीन को हमने यहां पर, हॉट प्लेट है, हॉट प्लेट के ऊपर एक पेटी डिश रखी हुई है, उसके अंदर अब हम ठोस आयोडीन को डालेंगे तो देखो क्या होगा। ये आयोडीन डाली और वो सीधी वाष्प में बन के उड़ने लग गई। इसको अब एक बीकर के अंदर कलेक्ट करके देखते हैं। दोबारा ठंडा करेंगे इसको। देखिए एक बीकर रखा हमने, यहां पर एक फ्लास्क रखा, उस फ्लास्क के अंदर हमने इसको इकट्ठा किया। अब देखिए इसके किनारों पर देखिए आप, यहां पर ये ठोस में परिवर्तित हो गई। ये देखो बिल्कुल आयोडीन की क्रिस्टल्स बन गए। ठोस था, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हुई। उस गैस को हमने एक कलेक्ट किया, इकट्ठा किया फ्लास्क के अंदर। फ्लास्क के अंदर इकट्ठा करने के बाद उसको वहां हॉट प्लेट से ऊपर लिया तो ठंडा हुआ। ठंडा होते ही वो सीधा क्रिस्टल के अंदर परिवर्तित हो गया। और देखो एक बार, आगे देखिए ठंडा करने पे ये तो हमने अभी अपनी स्क्रीन पर करके देखा। घर में भी हम इसका एक उदाहरण देख सकते हैं। कपूर, कपूर की गोलियां, नेफ्थलीन की गोलियां, हम क्या करते हैं कि सर्दियों के कपड़े गर्मियों में तो काम आते नहीं है, तो क्या करते हैं हमारे घर पे उनको तय करके और एक सुरक्षित जगह पर अलमारी में या कहीं बक्से के अंदर रख देते हैं। तो क्या करते हैं, उनके अंदर कपूर की गोलियां डाल देते हैं। कपूर के गोली डालने से क्या होगा कि उनके अंदर कीड़े नहीं लगते, उसमें स्मेल आती है इसलिए वहां कीड़े नहीं लगते। लेकिन अब हमारे क्या हुआ, हमने उनको रख दिया। जैसे ही गर्मी आई, कपड़ों को हमने उसके अंदर रख दिया, सर्दी के कपड़ों को, और उसके अंदर कपूर की गोली डाली
और डाल करके कपड़े के अंदर उसको और बक्स अलमारी के अंदर रख दिया। जब सर्दी दोबारा आती है हम उसको निकालते हैं तो हम देखते हैं कि ये कपूर की गोली यहां से गायब हो जाती है, वहां पर कुछ नहीं मिलता है। तो वो कहां चली गई? कपूर तो ठोस था ना, उसको कौन ले गया? गोली ठोस थी, वो कहां चली गई, उसको कौन ले गया? तो उस कपूर के अंदर क्या हुआ? ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया हुई। इस ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के द्वारा वो कपूर किस में बदल गया? ठोस से सीधा गैस में बदल गया, और ठोस से सीधा गैस में बदल के वो वातावरण के अंदर उड़ गया। एक उदाहरण तो ये। दूसरा अभी आपने देखा, हमने यहां पर अभी हमने वीडियो में देखा था, दूसरा उदाहरण किसका देखा था हमने? आयोडीन का। और देखिए उदाहरण नौशांदर। एक आयोडीन हम देख ही चुके, कपूर हम घर पे रोज महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कपूर को आराम से। नौशांदर क्या होता है? देखो नौशांदर अमोनियम क्लोराइड का होता है। नौशांदर के अंदर पहले, आजकल तो कम होता है, पहले होता था। आप अपने बुजुर्गों से घर पे पूछ सकते हैं, जब किसी को जुकाम होती थी तो वो हॉस्पिटल जाता था और हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको एक दवाई सुंघाते थे, बहुत तेजी से लगती थी वो नाक को, तो उसके अंदर नौशांदर होती थी। तो उसमें क्या होता है कि नौशांदर भी सीधा ठोस होता है और ठोस से गैस में परिवर्तित होता है। ये कुछ विधियां थी आज तक की, बाकी विधियां अगली क्लास में 2-3 विधियां और हैं, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इनको अगली क्लास में करेंगे हम। धन्यवाद।